हेलो टू ऑल अवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन IAS स्पीशियस में आपका स्वागत है। वी वेर डिस्कसिंग अबाउट द इंडिया चाइना रिलेशंस एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल कंटिन्यू दैट लेक्चर सीरीज बिकॉज हमने कुछ ही पोर्शंस कवर किए थे एंड बाकी के जो रिमेनिंग पोर्शंस है उसको हम आज कवर करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, तो बेसिकली आपका कुछ रिसेंट चाइनीज़ डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे आपका चाइना ने न्यू बॉर्डर लॉ लेकर आया है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डैम कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा चाइना करने का प्रयास कर रहा है तो उस मुद्दे को भी देखेंगे और वो सब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। भले ही आप एक एक एग्जाम्पल रखो याद, लेकिन उसको ध्यान रखना है ताकि आप मेंस में इंटीग्रेट कर सके। बिकॉज एग्जाम्पल को अगर आप इंटीग्रेट नहीं करते हो, कीवर्ड्स को आप इंटीग्रेट नहीं करते हो, तो आंसर की रिचनेस नहीं बन पाएगी। आंसर की रिचनेस अगर बनानी है तो फर्स्ट सम इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, जैसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ना, ये कीवर्ड है, भारी भरकम कीवर्ड लगता है जैसे कितने किलो का होगा। तो ये सब जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर आंसर की रिचनेस मजबूत हो जाती है। उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे हम बोलते हैं ट्रेड रिलेशंस या इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड हमने सिंपली बोल दिया कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट रहता है इंडिया का चाइना के साथ, तो बात मजे की नहीं होगी। लेकिन अगर हम कुछ फैक्ट डाल देते हैं, लेट्स से कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ इंडिया का रहता है, तो एक अपर एज मिल जाता है कि हाँ बंदा क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो एग्जामिनर आराम से समझ जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। बिकॉज ट्रेड डेफिसिट तो हमारे और भी बहुत सारे देशों के साथ है, लेकिन चाइना के साथ इतनी ज़्यादा मात्रा में, तो इसके कारण इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हमारा काफ़ी ज़्यादा रहता है और ये भारत के लिए ठीक बात नहीं है। तो आपको ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर लेक्चर सीरीज। हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? आई थिंक जो आपका एक्साइज टॉपिक है उसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। और आपको पता ही होगा LAC वर्सेस LOC, हमने आपको इसके बारे में बताया भी है। एंड आप हमें बताओ, ये जो हम शेड कर रहे हैं ये LAC है या फिर LOC है? उसके बाद आपको ये बताना है हम जो शेड कर रहे हैं ये आपका क्या है, ठीक है। एंड ये आपका अक्षय चिन्ह वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट। बिफोर दैट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन सब में आप अपनी डाउट सब पूछ सकते हो, ठीक है। सो पहली बात है या फिर पहला न्यूज़ है जो आपको यूज करना है आंसर राइटिंग में, ठीक है। चाइना हैज़ क्रोज्ड इट्स 1960s LAC क्लेम्स, यानी कि 1960s में जो आपका LAC पर सहमति लेट से कि बनी थी, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन चाइना ने जो LAC अपना बताया था कि भाई साहब यहाँ से हमारी LAC गुजरती है, तो आज उसी LAC पर चाइना खुद नहीं टिक रहा है और ज़्यादा एरिया क्लेम करने का प्रयास कर रहा है। अब ये बात कैसे हम समझेंगे, तो इसको आप समझोगे ये जो आपका पेंगेंगशो एरिया के पास जो क्लैशेस हमें देखने को मिले थे वहाँ से। तो देख सकते हो जो रिसेंट चाइनीज इनकर्जन्स हुए बिटवीन दिस पीरियड इन द इंडियन टेरिटरी, इट वाज अगेंस्ट चाइनीज प्रीवियस क्लेम्स। तो यानी कि ये जो आपका इनकर्जन्स हुआ ये और ज़्यादा इंडियन टेरिटरी को क्लेम करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर आप देखो क्या मुद्दा है कि 1960s में चाइना ने जिस टेरिटरी को क्लेम करने का बात कहा था वो था फिंगर 8, लेकिन अब जो है चाइना फिंगर 4 तक क्लेम करने का प्रयास कर रहा है या फिर बता रहा है। अब ये जो फिंगर्स है ना, ये एक प्रकार से यूँ कह सकते हो पॉइंट या लोकेशन मान लो अलोंग द बैंक्स ऑफ द पेंगिंगशो लेक। सीधी सी बातें प्रीलिम्स के लिए याद रखना। आई थिंक कि हो सकता है पूछा जाए फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, समटाइम्स इन न्यूज क्या है ये। तो बेसिकली दीज आर स्पर्स अलोंग द बैंक ऑफ पेंगिंगशो लेक, ऐसे याद रखना। यहाँ पर आप देखो मैप से और ज़्यादा क्लियरली समझ जाओगे। यहाँ पर इसको देखो है ना, ये आपका यूटी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर है। अब इसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि एक तरफ आपका चाइना है और एक तरफ आपका इंडिया है ना। और ये है आपका पेंगिंगशो लेक या
पेंगोंग त्सो जो भी है, जो आपका चाइना और इंडिया दोनों में एक्सटेंड करता है। अब यही पेंगोंग त्सो लेक को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आपको ये दिख रहा है ना, ये आपका एलओसी है। और इसके वेस्ट में जाओगे तो आपको ये जो पेंगोंग त्सो वाला एरिया है ना, इस पर फिंगर 1 फिंगर 2 करके स्पॉट पॉइंट्स डिमार्केट किए गए हैं ना। यहाँ पर देख लो, फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर 5 फिंगर 6 फिंगर 7 फिंगर 8। तो बेसिकली ये जो आपका एलएसी था ना, जब 1960s में चाइना ने क्लेम किया था, तो वो आपका फिंगर 8 तक सीमित था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, चाइना फिंगर 4 तक क्लेम करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर देखो, चाइना हैज कम इन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स इंडियन टेरिटरी। यहाँ पर फिंगर 4 तक आपका ये क्लेम करने का प्रयास कर रहा है, बिकॉज यहीं पर आपका स्टैंड ऑफ साइट जो हुआ था इंडिया और चाइनीज मिलिट्री के बीच। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है वो हमने आपको बताया। एंड ये जो डाउट होगा आपको फिंगर 1 फिंगर 2 करके रिलेटेड, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक मुद्दा तो आपका समझ में आया। तो अब चलते हैं इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा। तो इसका इम्प्लीकेशंस वही है कि भाई साहब, ये जो एक्सेस क्लेम चाइना करने का प्रयास कर रहा है, ये दिखाता है कि किस प्रकार से चाइना का जो प्रीवियस क्लेम्स है उसको और ज़्यादा मैक्सिमाइज करने का प्रयास कर रहा है, ताकि उसको टेरिटोरियल गेन हो एंड इंडिया को जियो पॉलिटिकली प्रेशराइज किया जा सके, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करे इंडिया चाइना के साथ। एंड कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा काम देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर रीजंस फॉर ट्रांसग्रेशंस दिए गए हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स फॉर द चाइनीज ट्रांसग्रेशंस वो दिए गए हैं, तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। जैसे 2019-20 में शार्प अपसर्ज हुआ इन द इनकर्जन्स अलोंग द एलएसी। तो यहाँ से तो कुछ भी आप नहीं लिखोगे, लेकिन हाँ, गलवान क्लैश या फिर क्लैश अलोंग द पेंगोंग त्सो, ये आप एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक डाटा यूज कर सकते हो। 2019 में मोर देन 75% राइज देखने को मिला इन द ट्रांसग्रेशंस एज कम्पेयर टू 2018। तो एक डाटा आप लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा डाटा ये लग रहा है। साथ ही साथ ये जो आपका अधिकांशतः ट्रांसग्रेशन हुआ है वह वेस्टर्न सेक्टर में हुआ, मैंने आपको बता दिया वेस्टर्न सेक्टर किसे कहते हैं। तो बेसिकली जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया, ईस्टर्न, वेस्टर्न और मिडिल, ठीक है। तो वेस्टर्न जो है ना, वो आपका अलोंग द लद्दाख है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये है आपका वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। तो अधिकांशतः जो आपका ये ट्रांसग्रेशन आपको वेस्टर्न सेक्टर में देखने को मिल रहा है, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा वार्म डिस्प्यूटेड रीजन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, एरियल ट्रांसग्रेशंस भी देखने को मिला। एरियल ट्रांसग्रेशन मतलब क्या, कि भाई साहब फाइटर प्लेन्स पता चला कि इंडियन एयर स्पेस में देखने को मिलते हैं उस एरिया में, तो ये सब भी देखने को मिला। साथ ही साथ डोकलाम स्टैंड अप जब हुआ था, तो उसी प्रकार से सिमिलर स्पाइक देखने को मिला था। अब रीजन फॉर ट्रांसग्रेशंस क्या है, तो पहली बात तो यही है कि अनडिमार्केटेड नेचर ऑफ एलएसी है ना। चाइना अपना एलएसी की बात करता है, इंडिया अपना, एंड कोई आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ है एलएसी को लेकर। साथ ही साथ अनड्यूलेटिंग टेरेन एलोंग विथ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ एलएसी ऑन बोथ साइड, यही हमने आपको बताया। एंड एग्रेसिव चाइनीज नेशनलिज्म जो देखने को मिल रहा है अंडर दिस प्रीमियर जो आपके शी जिनपिंग है। तो एक आप चीज़ें समझ गए, आई थिंक कि 2 मुद्दे हम समझ गए, एक तो फिंगर वाला, एक दूसरा आपका ये ट्रांसग्रेशंस के एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखने हैं। कारण क्या है ये हमने आपको बताया ही। अब चलते हैं दूसरा जो कंटेक्स्ट है, चाइना रीनेमिंग प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। ये सुनकर आपको आश्चर्यचकित लगेगा, लेकिन चाइना फ्रीक्वेंटली ये सब काम करते रहता है, एक प्रकार से इंडिया को उकसाने के लिए, है ना। तो आपको ही पता है अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन चाइना जो है वो फिर भी अपना पेच अपनाते रहता है। क्या कंटेक्स्ट है, तो बेसिकली चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स है, उन्होंने अनाउंस किया था कि अरुणाचल प्रदेश के
15 लोकेशन पर वो नेम चेंज करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई कितना भी क्लेम कर दे, है तो इंडियन टेरिटरी। अब इंडिया भले ही चाइना की टेरिटरी को बोल दे कि भाई साहब ये हमारा है, तो ये हमारा थोड़ी ना हो जाएगा। उसी प्रकार से कितना भी क्लेम कर देगा तो वो चाइना का थोड़ी ना हो जाएगा। तो भारत का क्या रिस्पॉन्स रहा है ना, कि जो अरुणाचल प्रदेश है ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट असाइनिंग इन्वेंटेड नेम्स, यानी कि जो चाइना ने 15 नाम का अनाउंसमेंट किया था, डज नॉट अल्टर दिस फैक्ट। तो भारत का स्टेटमेंट ये रहा है, ठीक है। और ये देख लो, वी हैव सीन सच, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम चाइना हैज अटेम्प्टेड सच रीनेमिंग ए प्लेसेस। ये करता रहता है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वी नो आवर स्टेटस, वी नो आवर स्टैंड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना है, इसको भी कोट कर सकते हो, बस एग्जाम्पल, इसलिए मैंने इसको उतना ज़्यादा रीड नहीं किया क्योंकि कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, चाइना जो है वो रीनेम करने का प्रयास कर रहा था अरुणाचल प्रदेश में, जो दिखाता है कि चाइना जो है अपना एग्रेसिव पावर जताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। ये बातें हो गई। तीसरा है आपका चाइना का न्यू बॉर्डर लॉ, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, ठीक है। तो क्या है ये कंटेक्स्ट, तो चाइना ने एक प्रकार से लॉ लेकर आया था दैट डील्स विद द डिलिमिटेशन एंड सर्वे ऑफ लैंड बॉर्डर्स, ठीक है। एंड इसमें ये बोली गई थी कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो बाउंड्री मार्कर्स सेट करेंगे जो भी चाइना के लैंड बॉर्डर्स है, टू क्लियरली मार्क द बॉर्डर। अब ये बाउंड्री मार्कर्स आपने ने सुना होगा, मतलब यूँ कह सकते हो जो बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने देखा भी होगा जब ट्रेन चलती है, रेलवे, इंडियन रेलवे, तो उसके साइड साइड में ये खंभा सा लगा रहता है जो बताता है कि ये इंडियन रेलवे का है, यहाँ तक इंडियन रेलवे का है। उस टाइप से ये आप समझ सकते हो, है ना। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कही गई थी कि जो आपके पीपल लिबरेशन आर्मी है, यानी कि जो चाइनीज़ मिलिट्री एंड चाइनीज़ पीपल आर्म्ड फोर्स, इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है मेंटेनिंग सिक्योरिटी अलोंग द बॉर्डर। तो ये बात हो गई, तो ये 2 पॉइंट निकल कर आ रही थी। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, इसका इम्प्लीकेशन यूँ कह सकते हो कि इनडायरेक्टली चाइना इस लॉ के माध्यम से चाइनीज मिलिट्री ट्रांसग्रेशंस को लीगलाइज या फॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रहा है। देख लो, है ना, द लैंड बॉर्डर्स लॉज ओवरऑल गोल इज टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन एंड फॉर्मलाइज द चाइनीज मिलिट्री इंकर्जन्स ओवर द LAC। अब ये बात क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है, जो अभी आपका बॉर्डर डिमार्केटेड ही नहीं है, तो आप किस बॉर्डर की बात करते हो, है ना। पहले बॉर्डर डिमार्केट करोगे तब ना आप बाउंड्री मार्कर्स लगाओगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि जो सिविलियन एजेंसीज हैं, है ना, या फिर सिविलियंस कह लो, उनको भी इम्पावर किया गया है कि भाई साहब आइए और अलोंग द बॉर्डर सेटलमेंट इंक्रीज करिए, है ना, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करिए अलोंग द बॉर्डर एरिया। तो इनडायरेक्टली यूँ कह सकते हो कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके इंडिया के लोग अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है ना। एंड साथ ही साथ लिमिटिंग द वाटर फ्लो, मतलब एक पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, या फिर इसको हम यारलुंग सैंगपो भी कहते हैं, जो चाइना से निकल कर आती है, इंडिया में इंटर करती है भाई अरुणाचल प्रदेश, तो इससे आपका वाटर फ्लो पर भी कुछ दिक्कतें आ सकती है। बिकॉज ये जो न्यू लॉ है, इट कॉल्स फॉर द मेजर्स टू प्रोटेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर रिवर्स एंड लेक। तो ये बात है। उसके बाद हम चलते हैं इंडिया चाइना वाटर रिलेशन, ये दूसरा मुद्दा है, ठीक है। तो ये जो तिब्बत रीजन है ना, यहाँ पर देखो, ये है ना, ये जो तिब्बत रीजन है या फिर चाइना रीजन है, बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते हैं यहाँ से। अब कारण भी है ना, ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स है, ठीक है। एंड तिब्बत से इंडिया में भी बहुत सारे रिवर्स इंटर करते हैं। तो एक प्रकार से चाइना जो है ना अपर रिपेरियन कंट्री हो गया और इंडिया जो है लोअर रिपेरियन कंट्री हो गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे पाकिस्तान के लिए इंडिया जो है अपर रिपेरियन कंट्री हो गया और पाकिस्तान लोअर रिपेरियन कंट्री हो गया। और एक बात और याद दिला देता हूँ कि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रह रही है, इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से रिवाइज करने का भारत ने प्रपोजल डाला था,
ये न्यूज़ आपने भी सुना होगा, है ना। तो अगर हम बात करें इंडिया चाइना वाटर रिलेशंस की, तो एक तो हाइड्रोलॉजिकल स्टेटस हम देख लेते हैं कि 5 बड़े रिवर्स जो इंडिया से होकर गुजरते हैं उसका ओरिजिन चाइना में है। ठीक है, चाइना या फिर तिब्बत कह लो। तो एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो वहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर जो आपका तिब्बत से ओरिजिनेट होता है ना। उसके बाद इंडस रिवर सिस्टम जिसमें आपका इंडस और सतलज, वो कहाँ से गुजर कर आती है, तिब्बत से इंटर करती है इंडिया में, है ना। तो वही बात है, तिब्बतियन पोलिटी तो चाइना के कंट्रोल में है ना। तो जो चाइना है वो अपर रिपेरियन कंट्रोलर हो गया ऑन 7 ऑफ द साउथ एशियाज लार्जेस्ट रिवर, यानी कि तिब्बत से ये जो 7 बड़े मेजर रिवर फ्लो करते हैं इसका कंट्रोलर कौन हो गया, चाइना। चाहे वो इंडस रिवर हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, इरवदे हो। इरवदे म्यांमार से फ्लो करती है, सलवीन हो, यांगटे हो और मेकोंग हो। मेकोंग के बारे में भी आपने सुना होगा, यहाँ पर है आपका, है ना। ठीक है। एंड जो तिब्बतियन प्लेटू से ये सब रिवर निकलती है काफ़ी हाई वॉल्यूम में वाटर प्रोवाइड करती है। लेकिन दिक्कत क्या है, चाइना भी वाटर स्ट्रेस फेस करता है और इंडिया भी वाटर स्ट्रेस फेस करता है। कैसे, तो देख लो, चाइना हैज़ 20% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बट ओनली 7% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। एंड इंडिया की बात करें तो 16% ऑफ द पॉपुलेशन बट 4% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं क्राइसिस है, क्योंकि जो वाटर है उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, इतने ह्यूज पॉपुलेशन को कराना पड़ता है। ठीक है। तो क्या दोनों देश के बीच कॉपरेशन हुई या नहीं हुई, तो वो सबको हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर कॉपरेशन की, तो कोई इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है वाटर शेयरिंग को लेकर। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच वी नो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, जो एक प्रकार से लीगल सैंक्शन प्रोवाइड करता है हमारे वाटर शेयरिंग को, कि हाँ भाई साहब इतना आपको देना है। ठीक है, इस पर आप क्या कर सकते हो, डैम बना सकते हो या नहीं बना सकते, वो सब IWT में मेंशन है। लेकिन चाइना के साथ वी डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट ऑन द वाटर शेयरिंग बिटवीन द टू। ठीक है। तो क्या है भाई साहब, तो ओनली एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म जो 2006 में क्रिएट की गई थी टू डिस्कस द वेरियस इश्यूज। लेकिन हाँ, वाटर डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट है। वाटर डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट क्लियर से कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो चाइना से फ्लो करती है इंडिया में, तो ड्यूरिंग द मानसून कितना वाटर है ये सब को शेयर किया जाता है ताकि हम फ्लड मैनेजमेंट बढ़िया से कर सके। ठीक है, बिकॉज आपको ही पता है ना, काफ़ी ज़्यादा फ्लड सब में हमें देखने को मिलती है। और कौन करवाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर, क्योंकि एक्सेसिव सिल्ट एंड वाटर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन ब्रह्मपुत्र रिवर में अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। लेकिन इस पर कंटिन्यूटी नहीं रही है ना। चाइना कंटिन्यूस बेसिस पे ये डाटा शेयर नहीं करता रहा है। कभी कभी ऐसा भी क्षण आया है जब ये डाटा इनकार कर देता था शेयर करने से। ठीक है, जैसे देख लो, जब डोकलाम स्टैंड अप हुआ तो डाटा शेयर करना इनकार कर दिया। फिर 2018 में देख लो आप, MOU साइन हुई थी दोनों देश के बीच इस हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इन द फ्लड सेशन। तो चाइना ने बोला तो कि भाई साहब शेयर करेंगे, उसके बाद वही बात है, अपर रिपेरियन कंट्री होने का फ़ायदा उठाता है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात एंड कीवर्ड, कंसर्न्स। कंसर्न्स यही है कि वेपनाइजेशन ऑफ वाटर फ्लो, यानी कि वाटर का इस्तेमाल एज ए वेपन के रूप में किया जाता है ना। अब सोचोगे कि कैसे, तो भाई साहब वो ऐसे कि लेट से कि कन्फ्लिक्ट हुआ दोनों देश के बीच, तो चाइना क्या करेगा, वहाँ पर लेट से कि डैम बना रहा है। ठीक है, तो पानी को रोक देगा, पानी को रोक देगा तो इंडिया में वाटर क्राइसिस आ सकती है ना। ठीक है, तो ये बातें हैं, इस टाइप से इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लो, चाइना हैज कैपेबिलिटी टू वेपनाइज द अपर रिपेरियन स्टेटस बाय अल्टरिंग द फ्लो यूजिंग इट्स मेगा डैम्स। ठीक है, और इसलिए आप इंडिकेशन देखो चाइना का कि काफ़ी ज़्यादा डैम, चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े डैम बनाने का प्रयास चाइना इन रिवर्स पर करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, देखिए, जो चाइना का स्टेटस है अपर रिपेरियन कंट्री के रूप में, है ना, अपर रिपेरियन कंट्री यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है या फिर अदर हिमालयन रिवर चाइना के टेरिटरी से निकलते हैं और इंडिया में आते हैं, तो क्या हो गया, चाइना अपर रिपेरियन कंट्री हो गया। तो इसके कारण
इंडिया की जो एबिलिटी है टू डील विद द वाटर कॉपरेशन इश्यूज विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वो लिमिट हो जाती है, डिस्पाइट कि इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट है। क्यों? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ऑल वेदर फ्रेंड है। तो भाई साहब, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिवैम्प या मॉडिफाई करने का प्रयास करते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, जैसे कि वाटर क्वांटिटी कम शेयर करने का कोई प्रोविजन लेकर आते हैं, तो चाइना भी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अपनाकर इस प्रकार का उपाय कर सकता है ना, जहाँ पर भारत में भी वाटर की कमी हो सकती है, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। वही बात है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वाटर कॉपरेशन एग्रीमेंट फाइनलाइज करिए। इससे क्या होगा कि एक लीगल सैंक्शन मिल जाएगी कि हाँ भाई साहब, एक एग्रीमेंट है दोनों देश के बीच में, और कोई भी कन्फ्लिक्ट हो तो उस कन्फ्लिक्ट के कारण कम से कम वाटर वाला जो मुद्दा है वो प्रभावित ना हो। ठीक है, एंड देयर इज अर्जेंट नीड फॉर फाइनलाइजिंग ए वाटर कॉपरेशन एग्रीमेंट। एंड फिर वही है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो गाइड के रूप में एक्ट कर सकता है ना। एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वाटर मस्ट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। पॉलिटिसाइजेशन मतलब वही है कि वाटर को एक प्रकार से मुद्दे के रूप में उठाना और अपनी रोटियां सेकना होता है ना। तो ये हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं चाइनाज न्यू डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा। मैंने बात की ही है कि चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा डैम बनाने का प्रयास कर रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। छोटे छोटे डैम्स तो बहुत सारे, लेकिन एक बड़ा डैम का प्लान चाइना कर रहा है इस रिवर पर। तो कहाँ पर? तो देख सकते हो, सुपर डैम इन द मैडॉग कंटी एरिया का नाम है। अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आसपास है ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, तो उसको यारलुंग सैंगपो भी कहते हैं। और यही यारलुंग सैंगपो आपका अरुणाचल प्रदेश में जब इंटर करता है तो इसको सिएंग कहते हैं, एंड असम में जब ये इंटर करता है तो उसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, है ना। तो कैसे फ्लो करता है ब्रह्मपुत्र रिवर? तो तिब्बत से फ्लो करता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है, फिर आपका ये असम में जाता है, फिर आपका बांग्लादेश में जाता है ना। ये बात है। तो बांग्लादेश में इसी को जमुना कहते हैं। और चाइना ने ऑलरेडी स्मॉल डैम्स बना चुका है इस रिवर पर। अब ये जो नया डैम प्रपोज कर रहा है ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा है ऑफ द थ्री जॉर्ज डैम, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइडल पावर डैम है। समझ रहे हैं? वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइडल पावर डैम, और उसका 3 गुना बड़ा। समझ लो कितना बड़ा साइज का बना रहा है। अब ये जो चाइना प्रयास कर रहा है, भले ही हो सकता है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, ये तो एक डायमेंशन है, लेकिन दूसरा डायमेंशन आप समझिए कि इनडायरेक्ट वे टू इनफेक्ट इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। मैं जानबूझकर इनफैक्ट यूज कर रहा हूँ, है ना। एक होता है अफेक्ट और ये है इनफैक्ट। तो बेसिकली इनडायरेक्ट वे टू इनफेक्ट इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो भविष्य में हो सकता है वाटर फ्लो को कंट्रोल कर दे। तो भारत के लिए क्या कंसर्न्स है? तो भारत के लिए कंसर्न्स ये है कि जो ब्रह्मपुत्र बेसिन्स हैं, ठीक है, उसमें आपको भी पता है भारी मात्रा में सिल्ट आती है ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो उसका अल्टरेशन देखने को मिल सकता है। और इतना ही नहीं, लेट्स से कि वाटर क्वांटिटी अगर अफेक्ट होती है तो इससे इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स, लेट्स से काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ठीक है, उसको भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो डैम है ये आपका सेस्मिकली सेंसिटिव हिमालयन रीजन में लोकेटेड है। अब सेस्मिकली सेंसिटिव मतलब क्या है कि भाई साहब अर्थक्वेक सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट होती है। तो लेट्स से कोई अर्थक्वेक आया और डैम बस्ट हो गया, सारा पानी जो है फ्लो करने लगा एक बैग विदाउट कंट्रोल, तो क्या होगा, है ना। वही बात है। उसके बाद पॉलिटिसाइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ रिवर वाटर, ये हमने डिस्कस ही किया है। और इसका इस्तेमाल चाइना कर सकता है बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर इन द टाइम्स ऑफ टेंशन विथ इंडिया। ठीक है, उसके बाद देख लो इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशंस। तो इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चाइना के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए ठीक नहीं है। क्यों? बिकॉज चाइना से हम
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और चाइना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत को एक्सपोर्ट करता है। तो भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको तो फ़ायदा ही है, लेकिन भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, इसका मतलब चाइनीज़ के पर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, चाइनीज़ सप्लाई चेन पर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया की। तो भारत के लिए दिक्कत की बात है, बिकॉज चाइना जो है इकोनॉमिक टर्म्स का इस्तेमाल कर सकता है भारत को एक प्रकार से चैलेंज करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, जो इंडिया और चाइना के बीच बायलैटरल ट्रेड रहा है ना, एक दो तीन फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि बायलैटरल ट्रेड कितना रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। बस 2022 का याद रखिए कि आप यूज कर सके, $136 बिलियन। अब है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, लेकिन अब इसको सुनिए, जब हम इसको तोड़ते हैं बायलैटरल ट्रेड को, तो एक तो होता है आपका इम्पोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो भारत जो है लगभग $100 बिलियन का इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कितना करता है, अप्रोक्स $36 बिलियन का। तो इसका मतलब क्या, ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा है ना। तो होप यू अंडरस्टूड। ये पहले का डाटा है, लेकिन मैंने आपको लेटेस्ट डाटा बताया है। तो आखिर कौन सा फैक्टर्स है जो इंपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। तो एक तो ये कि बहुत सारे मटेरियल का इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है फ्रॉम द चाइना। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, एपीआईज, इसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ऐसे तो भारत जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कहलाता है, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपके रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं मेडिसिन बनाने में, वैक्सीन बनाने में, है ना, जिसको हम एपीआईज कहते हैं, मेजोरिटी ऑफ एपीआईज, या फिर यूँ कह सकते हो 70 से 80% वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अब बताओ कि भले ही हम बना काफ़ी ज़्यादा रहे, प्रोड्यूस काफ़ी ज़्यादा रहे, लेकिन रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंसी कहाँ से, चाइना से, है ना। तो ये बातें हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीनरी, है ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन इंडस्ट्रीज़ के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स देख लो। उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, ठीक है, एंड ए रेंज ऑफ केमिकल्स जो इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा या फिर इंडिया में जो बेस्ड इंडस्ट्री है उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमने बात कर ही ली। और इतना ही नहीं, एक और पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 2022 है ना और 2021, तो 2021 के रेस्पेक्ट में जो 2022 में इंपोर्ट हुआ है उसमें 21% का राइज देखने को मिला है ना, 21% का राइज। तो अब आप हमें बताइए, एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, है ना, हमारे देश में बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ोतरी हुई, तो आखिरकार 21% राइज इम्पोर्ट हुआ तो हुआ कैसे, है ना। तो ये बात निकल कर आती है। लेकिन हाँ, एक बात है कि हमने एक्सपोर्ट भी ज़्यादा की है चाइना से, चाइना को देख लो, इन द लास्ट 2 years इंडियन एक्सपोर्ट टू चाइना हैज़ बीन इंक्रीज बाय मोर देन 50%, तो जो एक अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत की बात वही है कि हम एक्सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन यूँ कह सकते हो कि हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स नहीं, ठीक है। तो हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करें तब ना मज़ेदार वाली बात होगी। हम इंटरमीडिएट गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं रादर देन फिनिश गुड्स। तो जैसे ओट्स, कॉटन, सी फूड, तो इससे क्या ही आपका इनकम आएगा, है ना। तो ये बातें हो गई। तो ओवरऑल इंडिया जो स्टैंड्स इन इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें, तो एक तो ये है कि जब एलएसी क्राइसिस आई थी अप्रैल 2020 में, तो थोड़ा सा ट्रेड रिलेशंस या इकोनॉमिक रिलेशंस डाउनग्रेड हुए थे, और न्यू दिल्ली ने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट भी जारी किया था, इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल वाइल देयर आर टेंशंस अलोंग द बॉर्डर, कि अलोंग द बॉर्डर अगर टेंशंस रहेगा तो बिजनेस एज यूजुअल जो होते हैं वैसे नहीं होंगे। तो आखिरकार भारत ने कुछ एक्शन लिया था, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना इन द पास्ट ईयर हैज़ प्लंज्ड अमिड टाइटर कर्व्स, है ना, इन्वेस्टमेंट पर टाइटर कर्व्स लगाए थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आपको याद रखना है ना, वो है आपका ये
प्रियर अप्रूवल मैंडेटरी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्री दैट शेयर लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। ठीक है, कि भाई साहब हमारी जो नेबर कंट्रीज है, ठीक है, वहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो उसके लिए प्रेयर अप्रूवल लेना पड़ेगा होम मिनिस्ट्री से। तो इनडायरेक्टली ये चाइना को ही कर्व या चाइनीज इन्वेस्टमेंट को ही कर्व करने का प्रयास किया गया है। और उसके साथ साथ चाइनीज ऐप्स बैन की बात है इन द नेम ऑफ प्राइवेसी, है ना। एंड उसके बाद चाइनीज फर्म्स को 5G ट्रायल से बाहर रखा गया है ना। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद देख सकते हो आप चाइनीज फर्म्स जो इंडिया में है उसको लेकर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को टाइटन किया गया है या फिर रेगुलेटरी स्क्रूटनी को टाइटन किया गया है। एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं। टैक्स इन्वेस्टिगेशंस वर रिसेंटली कंडक्टेड इन कंपनीज इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स एंड मैन्युफैक्चरर जो Xiaomi है। और इंपोर्ट बिल को कर्व करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने 12 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया टू मेक इंडिया ग्लोबल सप्लाई कट इम्पोर्ट बिल्स, है ना। यानी कि इन 12 सेक्टर पर भारत जो है डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को बनाएगा एंड प्रोड्यूस करेगा इंडिया में ही। ठीक है, तो वही बात है कि अगर हमें इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है, कम करना है, तो एक तो ये कि हमें इंडिजीनियस प्रोडक्शन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना। चाहे वो आत्मनिर्भर स्कीम के तहत हो, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इतने सारे स्कीम्स है। तो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना पड़ेगा, एक बात है। साथ ही साथ हम जो इंपोर्ट करते हैं ना, लेट्स से कि हम चाइना से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हम डाइवर्सिफिकेशन कर लें, दूसरे देश से इंपोर्ट करें, तो इससे भी एक बैलेंस बन जाता है। तो वही है कि इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशनशिप हालांकि अब जो है फिर से एज यूजुअल हो गई है। मैंने आपको बताया अभी 2022 में आपका ये $136 बिलियन तक चला गया था। तो वे फॉरवर्ड वही है कि भाई साहब सब्सटीट्यूट करिए इंपोर्टेड गुड जो चाइना से आते हैं बाय लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड जो आपका चाइनीज़ इंपोर्ट्स होता है वेरियस गुड्स का, तो इंडिया एक प्रॉपर स्टडी करे एंड स्ट्रेटजी लेकर आए टू लेसन इस रिलायंस ऑन द चाइनीज़ प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ डाइवर्सिफाइंग द सोर्स कंट्री। यानी कि हम जिस अभी फ़िलहाल चाइना से लेट से कि सर्टेन प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो चाइना से नहीं दूसरे देश से तो कर सकते हैं, जैसे आपका लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान। एंड सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव जिसके माध्यम से हम सप्लाई चेन को डाइवर्स करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वो एक गुड इनिशिएटिव है। सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव के बारे में हमने आपको बताया अभी था। अब चलते हैं चाइना राइजिंग इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो नेबरिंग कंट्रीज है ना हमारे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, मालदीव्स, किस प्रकार से चाइना ने यहाँ पर आपका प्रेजेंस बनाकर रखा है। चाहे वो इकोनॉमिक टर्म से बात करो, ठीक है, चाहे आपका पोर्ट पर अपना प्रेजेंस होने की बात करो, तो इन सब के माध्यम से चाइना ने इनडायरेक्टली साउथ एशिया में अपना प्रेजेंस बना लिया है ना। तो एक प्रकार से यूँ कहो कि जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है चाइना की, उसको ये स्ट्रेंथन करता है। तो एक समय था जब साउथ एशिया इंडिया का स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड हुआ करता था। जैसे है ना आपका बगीचा, आपने सुना होगा, है ना, घर के आसपास बगीचे हैं, वही एक प्रकार से साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक बैकवर्ड हुआ करता था इंडिया का। लेकिन अब इस बगीचे में चाइना फूल खिला रहा है ना। कहने का मतलब चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो कैसे, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, पाकिस्तान जो कि दोनों के बीच रिलेशन ऑल वेदर अलायंस या ऑल वेदर फ्रेंड, ये सब हम सुनते हैं। एक CPEC का याद रखना है, साथ ही साथ ग्वादर पोर्ट याद रखना है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना की मदद से बनाई गई है पाकिस्तान में। और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक सपोर्ट पाकिस्तान को देते रहता है चाइना इन द UN एंड FATF, है ना। FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आप हमें बताइए FATF क्या है। ठीक है, अभी न्यूज़ में भी रही थी। और डिप्लोमेटिक सपोर्ट लिस्ट से यानी कि पाकिस्तान कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के खिलाफ करता है, अब इंडिया कंप्लेन करता है UN में जाके, लेकिन चाइना समर्थन नहीं करेगा, है ना। जिस एग्जांपल है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन सब करने की, फिर भी चाइना नहीं सुनता। उसके बाद बांग्लादेश में देख लो, अब चाइना जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डिफेंस इंपोर्ट है बांग्लादेश के लिए। यानी कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा डिफेंस इंपोर्ट अगर करता है तो वो चाइना से करता है। ठीक है,
और लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है। 25 एनर्जी प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहा है चाइना। ठीक है, तो अब देख लो इकोनॉमिक टर्म्स में, डिफेंस टर्म्स में चाइना का प्रेजेंस बांग्लादेश में भी हो गया। एंड टेक्निकल सपोर्ट चाइना एक्सटेंड कर रहा है फॉर बांग बंधु 1 प्रोजेक्ट, जो कि बांग बंधु 1 क्या है, बांग्लादेश का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। उसके बाद श्रीलंका में देख लो आप, हम्बनतोता पोर्ट को चाइना ने लीज पर ले रखा है। ठीक है, और इसके बाद डेप्ट पॉलिसी और उसी सब के कारण आपका श्रीलंकन क्राइसिस भी तो हुई है। ठीक है, और उसके बाद देख लो 1.4 बिलियन डॉलर का चाइना बैक्ड कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने के प्लान है कोलंबो में। और उसके बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट चाइना प्रोवाइड करता है श्रीलंका को। तो श्रीलंका में भी प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू श्रीलंका बाय द चाइना। उसके बाद नेपाल में आप देख लो, चाइना ने 7 लैंड पोर्ट्स नेपाल को ग्रांट किए हैं। अब इसको समझिए, नेपाल जो है ना लैंड लॉक कंट्री, अब लेट से कि उसको प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, तो या तो इंडियन पोर्ट का सहारा लेता है या फिर चाइनीज पोर्ट का सहारा लेता है। बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट रोड के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, एयर के माध्यम से तो होंगे नहीं, चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो इसीलिए नेपाल एक समय था जब इंडिया के पोर्ट को हैविली यूज करता था, लेकिन अब जो है नेपाल चाइना की तरफ ज़्यादा खिसक रहा है ना। तो चाइना भी आप देख सकते हो 7 लैंड पोर्ट्स नेपाल को दिया है, ताकि एक्सेसिव डिपेंडेंस जो इंडिया के ऊपर था फॉर कनेक्टिविटी टू द आउटसाइड वर्ल्ड वो कम हो सके। साथ ही साथ मेजर इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट लाइक पोखरा एयरपोर्ट, ये एक दो याद रखना, काठमांडू लुम्बिनी रेल लिंक याद रखो तो सही रहेगा। एंड सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, यानी कि नेपाल में सबसे ज़्यादा एफडीआई चाइना से ही आता है। उसके बाद मालदीव में देख लो आप, चाइना ओज ओवर 70% ऑफ द मालदीव डेट, ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में हैविली इन्वेस्ट किया है चाइना ने, माले एयरपोर्ट एंड सिन्नामले ब्रिज एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी देख लो, फैदू फिनलो आइलैंड जो कि मालदीव का है, 50 साल के लिए लीज पर लिया है। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है ये कि अभी जो गवर्नमेंट है ना मालदीव से, वो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड वो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। और साथ ही साथ जो मालदीव गवर्नमेंट है वो भली भांति जान रही है चाइना की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रहती है कि वैसा हाँ ये डेप्ट पॉलिसी है चाइना का, इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को उसने कैंसिल भी किया था। तो भारत के लिए कंसर्न वही है कि भाई साहब, अब चाइना एक समय था जब इंडिया इन सब देशों को मदद करता था, है ना, चाहे वो पैसे के माध्यम से हो या फिर डिजास्टर के समय में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, लेकिन वो जगह अब कौन ले रहा है, चाइना ले रहा है ना। इसका मतलब जो सॉफ्ट पावर हमारा बना था लंबे समय से, उसको इरोड करने का प्रयास चाइना कर रहा है। ठीक है, एंड चाइनीज सपोर्ट टू होस्टाइल रिजीम्स लाइक पाकिस्तान आर्मी और मालदीव ऑटोक्रेटिक रिजीम, ये भी इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो वे फॉरवर्ड वही है कि इंडिया नीड्स टू रैम्प अप इट्स डेवलपमेंट असिस्टेंस, जो नेबरहुड को असिस्टेंस देता रहा है भारत, उसको और ज़्यादा रिवैम्प करे एंड डिलीवरी डेफिसिट पर काम करे। अब ये डिलीवरी डेफिसिट आपको समझना पड़ेगा कि वैसे हम जब डिलीवरी पर प्रॉमिस नहीं करते, यूँ कह सकते हो कि जो हमने डिलीवर करने की प्रॉमिस की, लेट्स से कोई प्रोजेक्ट बनाना था नेपाल में, है ना, इंडिया की मदद से, लेकिन हमने टारगेट दे रखा था कि 2023 में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन लेट्स से वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, डिलीवरी डेफिसिट। और ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा चाइना फ़ायदा में रहेगा, इंडिया घाटे में रहेगा, है ना, क्योंकि चाइना इसी सब मौके की तलाश करता है। तो ये हमने यहाँ तक कवर किया, होप यू अंडरस्टूड। अब छोटा छोटा टॉपिक बचा है, इंडिया ताइवान और फिर इंडिया तिब्बत, इन दोनों को देखेंगे और फिर हमारा ये लेक्चर आज यहीं समाप्त होगा। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड जो भी हमने अभी तक आपको पढ़ाया है काफ़ी इजी वे में। तो लेट्स मूव टू द इंडिया ताइवान। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन इंडिया ताइवान के ऊपर मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली आप रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब न्यूज़ में
बहुत पहले रहा था, लेकिन एक न्यूज़ में वो इसलिए रहा था बिकॉज मैंने आपको बताया कि 2 अगस्त 2022 को जो यूएस की स्पीकर, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, वो बेसिकली ताइवान विजिट पर गई थी, और इसका विरोध चाइनीज गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा किया था, है ना। अब ताइवान का लोकेशन कहाँ है, इसको मैप में हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, है ना, ये देखिए आप, ये आपका चाइना है पूरा, जो भी आप देख रहे हो, है ना, ये जो पूरा कलर्ड है चाइना है। और इधर देखो आप, ताइवान छोटा सा आपको दिख रहा होगा आइलैंड रीजन के रूप में, है ना। और मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच ताइवान स्ट्रेट है। उसके नॉर्थ में जाओगे तो ईस्ट चाइना सी है, उसके नॉर्थ में जाओगे तो येलो सी है। उसके बाद देखो आप, ये जो साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है ना। और आप हमें बताओ, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को जो लाइन डिमार्केट करता है उसको क्या कहते हैं, है ना। तो ये बातें हैं। और अगर आप इस ताइवान स्ट्रेट के नीचे जाओगे तो साउथ चाइना सी मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। लेट्स मूव टू द पीडीएफ। तो बेसिकली ताइवान के बारे में बात करें तो इसका एक यूँ कह सकते हो कम्प्लेक्स इतिहास रहा है। कम्प्लेक्स इतिहास क्या रहा है, तो बेसिकली ये जो आप चाइना देख रहे हो ना, मेनलैंड चाइना, 1927 से ही यहाँ पर आपका चाइनीज सिविल वॉर हुआ, ठीक है। चाइनीज सिविल वॉर देखने को मिला। सिविल वॉर मतलब समझते ही हो कि जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेट्स से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, सब जो हैं अपनी लेजिटिमेसी के लिए फाइट करते हैं, है ना, अपने रिजिम के लिए फाइट करते हैं। तो उसमें से दो आपके स्टेक होल्डर, एक है आपका ये वो मिनतांग पार्टी, और एक तरफ है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दोनों के बीच ज़्यादा टसल देखने को मिली थी। तो 1949 में ना, आखिरकार इस चाइनीज सिविल वॉर में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी विजय प्राप्ति होती है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगी, वो मिनतांग पार्टी, तो ये बेसिकली यहाँ से, यानी कि मेनलैंड चाइना से एस्केप करके ताइवान आ गए थे, ठीक है। और ताइवान में आकर उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना सेटअप किया। और जो वहाँ पर रह गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना मेनलैंड चाइना में, उसने एक नया देश इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो आज भी हम क्या कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना। तो अब ये जो ताइवान में इस पार्टी की नेशन बनी, तो ये बेसिकली बोलता है कि हम पूरे मेनलैंड चाइना हो या फिर ताइवान हो, सबका लेजिटिमेट अथॉरिटी रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ठीक है, ये बोलता है कि नहीं, हम जो है पूरी चाइना का लीगल अथॉरिटी है ना। तो ये बात निकल कर आई है। और शुरुआत में ताइवान को सेपरेट नेशन के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया था बाय मेनी कंट्रीज, जिसमें से एक सबसे बड़ा है यूएस। अब बात यूएस की नहीं है, यूएस के साथ साथ जो इनके अलाइड कंट्रीज होंगे वो भी समर्थन करेंगे जब यूएस का समर्थन आ रहा है तो। लेकिन धीरे धीरे जब चाइना इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है, प्रोग्रेस करने लगा, है ना, और भी देशों के साथ रिलेशन इसके बनने लगे, तो बहुत सारे नेशन ने ये जो डुअल क्लेम थे ना उसको नकारा, एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्निशन देने लगा एज पर द वन चाइना पॉलिसी, है ना। वन चाइना पॉलिसी क्या कहता है कि भाई साहब, ताइवान भी चाइना का ही टेरिटरी है ना। तो जो वन चाइना पॉलिसी कहता है कि कोई भी देश जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाना चाहते हैं, उनको ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि देयर इज ओनली वन चाइना, है ना। तो आज देख लो आप, 179 आउट ऑफ 193 मेंबर्स ऑफ द यूएन डायरेक्टली कोई डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ नहीं रखते। अब यहाँ पर आप समझिए, डिप्लोमेटिक टाइज हम जनरली कैसे बनाते हैं, है ना, जब दो देश हो तब हम डिप्लोमेटिक टाइज बनाते हैं। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ द नेशन डिप्लोमेटिक टाइज या डायरेक्ट डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ नहीं बना रहा है, तो इनडायरेक्टली वो चाइना का ही पार्ट समझ रहा है।
वही बात हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ताइवान जो है वो आपका UNWHO का मेंबर नहीं है ना। एंड साथ ही साथ ये WTO का मेंबर है, लेकिन मेंबर इकोनॉमी के रूप में अंडर द नेम ऑफ चाइनीज ताइपेई। तो यहाँ से आप सभी क्या पता चलता है कि हाँ, चाइनीज रिकॉग्निशन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद ताइवान की बात करें आज के रिलेवेंस में, तो एशिया का फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। उसके बाद ग्लोबल लीडर इन चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड IT हार्डवेयर। ठीक है, अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया ताइवान रिलेशन, तो भारत ने भी कहीं ना कहीं वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज किया है। इसलिए फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन, डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान के साथ हम नहीं बनाते। ठीक है, तो इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं। हाँ, कुछ कुछ हमने ताइवान के साथ रिलेशंस बनाने का प्रयास किया था, जैसे ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर 1995 में सेटअप हुआ था, जो कि एक प्रकार से ताइवान गवर्नमेंट ऑफिस कह सकते हो, जो इंडिया में सेटअप हुई थी, जो एक प्रकार से अनऑफिशियल एम्बेसी के रूप में सर्व करता है। एंड धीरे धीरे रिलेशंस कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग ट्रेड एंड कल्चरल लिंकेजेस। ठीक है, करंट स्टेट ऑफ इंडिया ताइवान रिलेशन की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड दोनों देश के बीच 2014 में $5.91 बिलियन हो गया। अब ये जो $5.91 बिलियन है 2014 में, अभी तो और बढ़ी होंगी, लेकिन आप देख लो श्रीलंका के साथ हम $3 से $4 बिलियन बायलैटरल ट्रेड ही कर पाते, लेकिन ताइवान के साथ उससे भी ज़्यादा है, तो अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट आप देख लो कि जो ताइवानीज कंपनी है फॉक्सकॉन, इसके बारे में नाम आपने सुना होगा, इसका मैसिव इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। साथ ही साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी बना हुआ है दोनों के बीच, 2018 में साइन हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया एंड ताइवान शेयर फेथ इन वैल्यूज लाइक ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। इन कंसर्न्स भी है, वैसे अब दोनों के बीच टाइज लिमिटेड है। ठीक है, क्यों लिमिटेड है? बिकॉज वन चाइना पॉलिसी का कॉन्स्टेंट है। अब हमें भी मानना पड़ता है, बिकॉज आपको ही पता है ना कि हम पहले नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब लेट्स से कि रिलेशंस अगर गड़बड़ हो जाएंगे चाइना के साथ, तो इकोनॉमिक लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी दिक्कतें आ जाएगी, ये बात है। साथ ही साथ ट्रेड रिलेशंस विद ताइवान अभी भी अनएक्सप्लॉइटेड है। मतलब यूँ कह सकते हो कि और ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल को अभी हार्नेस नहीं किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपका इंडिया है वो बेसिकली अप्रोक्स 1% ऑफ ताइवानीज टोटल ट्रेड कंप्राइज करता है। तो वे फॉरवर्ड वही है कि ताइवानीज कंपनीज को इनक्रेज किए जाएँ कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करे, है ना। बिकॉज इंडिया में चीप लेबर सब हैं उपलब्ध, है ना। और ताइवान की टेक्निकल एक्सपर्टीज की मदद से बूस्ट हो सकता है। टूरिज़्म, पार्टिकुलरली बुद्धिस्ट हेरिटेज टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है दोनों रीजन के बीच। ये बात होगी। अब चलते हैं तिब्बत, जो कि छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। इसको कवर करके हमारा लेक्चर समाप्त होगा। तो बेसिकली न्यूज़ में क्यों है तिब्बत? तिब्बत का लोकेशन हमने, ये देख लो आप। वैसे तो आप समझ लो कि तिब्बत जो है आपका ये है ना, ये है आपका तिब्बत रीजन। ठीक है, जो कि अब तो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये ऑटोनोमस था, है ना। तो अभी क्या न्यूज़ में है, इसको आप एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो। तो चाइना ने एक प्रकार से स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट हाईवे तैयार किया, जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है तिब्बत में। तो इससे क्या होगा कि अलोंग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर चाइना की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, अलोंग द अरुणाचल प्रदेश के सटे जो बॉर्डर है। और इतना ही नहीं, जब दलाई लामा के बर्थडे सेलिब्रेशन इंडिया में हुए थे, तो उस पर चाइनीज नेशंस ने प्रोटेस्ट भी किया था। और अभी मैंने आपको शेयर भी किया था कि दलाई लामा इंडिया में आए थे। तो जब भी आपने देखा होगा दलाई लामा के बारे में, इंडिया जब कुछ बोलता है या फिर इंडिया में दलाई लामा आते हैं, तो चाइना विरोध दर्ज करता है। तो थोड़ा सा तिब्बत हिस्ट्री के बारे में हम जाने, तो पहली बात तो लोकेशन देख लो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू है ना। काफ़ी ज़्यादा ठंडा प्रदेश है एक प्रकार से। लाइज इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयज, इधर आपका हिमालयज है तो इधर आपका तिब्बत है। और इसको एशियाज वाटर टावर भी कहते हैं, बिकॉज ग्लेशियर्स भारी संख्या में रिवर्स को फीड करवाते हैं, ब्रह्मपुत्र, मेकंग, यंगटे, इंदस रिवर, ये सब है। और साथ ही साथ कॉपर डिपॉजिट भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ साथ और भी अदर रिसोर्सेज लाइक आयरन, लीड, जिंक यहाँ सब मिल जाते हैं। तो
चाइना को ग्रो करने में इकोनॉमिक टर्म्स में यूँ कह सकते हो कि तिब्बत के रिसोर्स ने भी मदद किया है। लेकिन अब यहाँ पर देखो जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया, थ्रू आउट हिस्ट्री तिब्बत हैज़ आइदर बीन इंडिपेंडेंट या फिर अंडर लूज सॉवरेनिटी ऑफ चाइना, है ना। यानी कि या तो इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र रूप से था, या फिर लूज सॉवरेनिटी यानी कि चाइना की उतनी ज़्यादा चलती नहीं थी यहाँ पर। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना जो है ना तिब्बत को एक प्रकार से पाम के रूप में, जो हाथ का पाम होता है ना उसके रूप में देखता रहा है, जिसमें पाम आपको पता है हाथ का पाम 5 फिंगर्स आ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो एक हो गया लद्दाख, एक तरफ नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। एंड ब्रिटिश इरा में तिब्बत जो है वो एक प्रकार से बफर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था अंग्रेज के द्वारा, ताकि रशिया ट्रांसग्रेशन ना कर सके इंडिया में या फिर ब्रिटिश कॉलोनी में, दैट इज इंडिया। जैसे यहाँ पर देख लो, है ना, तो ये आपका बफर स्टेट के रूप में, ये इधर बफर रीजन के रूप में, तो इधर आपका रशिया का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था, तो रशिया और ये जो ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया पहले जो हुआ करता था, तो एक प्रकार से ट्रांसग्रेशन ना हो इसलिए इसको बफर के रूप में यूज करता था। इसलिए क्या करता था कि वैसा वहाँ जो ब्रिटिश के चहेते होंगे वो वहाँ पर रूलर हो, गवर्न करे, इस प्रकार की पॉलिसी अपनाई जाती थी, जस्ट लाइक अफगानिस्तान ये हमने देखा भी था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने एक प्रकार से फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाया था तिब्बत को लेकर, टू होल्ड इट्स प्रेजेंस ऑन दिस रीजन, एंड बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन द तिब्बत बाय इंडियंस itself, and they is the home of Dalai Lama, religious leader deeply respected by the people of India। एंड जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का राइज हुआ तो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है यानी कि चाइना की जो आर्मी है उसने तिब्बत को 1950-51 में ऑक्यूपाई कर लिया। अब इसके कारण जो वहाँ के 14th दलाई लामा, दैट इज़ द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द तिब्बत, वो उनको वहाँ से भागना पड़ा, एंड वो बेसिकली इंडिया में जाके एजाइलम यानी कि शरण लिए थे। ठीक है, एंड उसके बाद दलाई लामा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में वो जाते हैं एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। एंड देख लो आफ्टर पंसिल एग्रीमेंट, पंसिल एग्रीमेंट के बारे में हमने बोला भी था, 1954 में हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, म्यूचुअल इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स नहीं हो, है ना, रेस्पेक्टिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सब कुछ बातें बोली गई थी, 5 बातें बोली गई थी। तो जब पंचशील एग्रीमेंट हुआ या फिर एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया, तो इसके कारण इंडिया ने जो टेरिटोरियल राइट्स एक्सटेंड करके रखी थी तिब्बत में तो उसको गेव अप कर दिया। कहने का मतलब यह है कि पहले इंडिया तिब्बत को चाइना का अंडर नहीं मानता था, लेकिन बाद में वो चाइनीज टेरिटरी के रूप में रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया तिब्बत रिलेशंस की तो वही बात है, देख लो इंडिया रिकॉग्नाइज चाइनीज क्लेम्स ओवर तिब्बत, बट दूसरी तरफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड एजाइलम टू लाख ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूजीज एंड ऑल्सो टू द दलाई लामा। एक समय जब जाहिर सी बात है जब आपका ये दिक्कतें हुई थी 1950-51 में, तो बहुत सारे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो इंडिया में एजाइलम लिए थे, इंक्लूडिंग दलाई लामा, एंड साथ ही साथ अनऑफिशियल असिस्टेंस तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, है ना, उसको प्रोवाइड करता है जो ऑपरेट करते हैं आउटसाइड इंडिया, एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सपोर्ट तिब्बतियन रिफ्यूजीज को प्रोवाइड करते हैं भारत। ठीक है, पीजी कोर्सेज इन तिब्बतोलॉजी, वही सब बातें हैं। और अगर हम बात करें चैलेंजेस फॉर इंडिया, तो पहली बात तो ये कि इंडियाज़ वल्नरेबिलिटी इन कश्मीर जो है, इसके कारण इंडिया का जो स्टैंड रहा है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट वायलेशन जो तिब्बत में देखने को मिल रहे हैं, आपने सुना भी होगा, भारत उतना कुछ कर नहीं पाता। तो चाइना दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप कर रहा है इन द तिब्बत रीजन, और इसके कारण क्या हो रहा है, चाइना की नज़दीकी अलोंग द इंडियन बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमें बोला आपको स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट हाईवे जो तिब्बत में बन रहा है। इसके बाद ट्रेड रिलेशंस एंड इंटरडिपेंडेंस विद चाइना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण एक प्रकार से
इंडिया को बैलेंसिंग एक्ट के रूप में निभाना पड़ता है बिटवीन चाइना एंड तिब्बत, तो तिब्बत के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता इंडिया। एंड क्वेश्चन ओवर तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल एंड फेयर ऑफ दलाई लामा, यानी कि चाइना जो है वो बार बार प्रश्न खड़े करता है कि आखिरकार वाई यू आर गिविंग सपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन एग्जाइल। एंड यूएसए ने तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पास किया था। एंड इसके तहत जो आपका सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर इसी को कहते हैं तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उसको लेजिटिमेट या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मानता है तिब्बतियन पीपल का। ठीक है। और ऑल्सो इसके माध्यम से यूएस गवर्नमेंट को ये परमिशन देता है कि वो चाइनीज ऑफिसर्स को सैंक्शन कर सकते हैं हु इंटरफेयर विद द सक्सेशन ऑफ द दलाई लामा, के दलाई लामा के बाद कौन रिलीजियस लीडर बनेंगे। ठीक है। साथ ही साथ कुछ तिब्बतियन बुद्धिस्ट स्कॉलर इंडिया का जो सपोर्ट तिब्बत को लेकर देखने को मिलता है, एक प्रकार से बोला जाता है बार्गेनिंग कार्ड जो चाइना के अगेंस्ट इंडिया खेलता है रेदर देन ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। वही बात है, वे फॉरवर्ड में इंडिया मस्ट बैलेंस इज इंटरेस्ट, बिकॉज भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है। एंड ऑल्सो इंडिया वेस्टर्न नेशन को ज्वाइन कर सकता है इन हाईलाइटिंग द ह्यूमन राइट वायलेशन जो चाइना में देखने को मिलता है ना। अलॉन्ग विथ इट मस्ट कंटिन्यू टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दलाई लामा एंड तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाम। तो ये सब कुछ बातें। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया ऑल द लेक्चर सीरीज ऑन द इंडिया चाइना रिलेशंस। होप यू अंडरस्टूड। तो ज़्यादा कुछ नहीं थे, बस ओवरऑल मैंने आपको बताया है कि किस कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।